बडीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज़ चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने ये फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। तो अगर आपको याद हो तो फूड प्रिजर्वेशन होता है यानी कि फूड को कंसर्व करना फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हमने ये आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नंबर 1 इज़ केमिकल मेथड। तो इसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपने फूड को बचा सके या टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व करती हैं उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। ओके, तो आपको पता है कि हम पिकल में ऐड करते हैं सॉल्ट, विनेगर, ऑयल। क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड। ओके, तो ये जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वही बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सके और उन्हें स्पॉइलेज से बचा कर रखे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो अब हम कॉमन सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ठीक है, तो मीट एंड फिश को हम कवर करते हैं विद ड्राई सॉल्ट ताकि टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और सॉल्टिंग ये चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे आंवला हो गया, रो मैंगोस हो गया, टैमरिंड हो गया। ओके, नेक्स्ट है शुगर। अब कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम सॉल्ट डालकर उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कुछ अनदर प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है, वो है शुगर। अब ये देखो, जैम्स है, जेलीस है, स्क्वैशेस है, दिस ऑल आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, क्योंकि शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट और जिससे बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल एंड विनेगर का यूज़ किया जाता है पिकल्स में भी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते। ओके, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, दिस आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो आपने देखा होगा कि आपकी मदर मिल्क को स्टोर और यूज़ करने से पहले उसे बॉयल करती हैं, क्योंकि बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके मिल्क को प्रिजर्व करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम आपको पता है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका लो टेम्परेचर भी उस फूड को प्रिजर्व करता है फ्रॉम द माइक्रोब्स। ओके, सो ये आप बॉक्स देखो, यहाँ उन्होंने कहा है कि जो पैकेट्स में मिल्क आता है उसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो उसकी मदर ने कहा क्योंकि वो मिल्क पेस्चराइज जो होता है। अब पेस्चराइजेशन क्या होता है तो वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो अब वही बात कि जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है उसे बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब वो कैसे बनता है? The milk is, this is very important, okay, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then certainly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes, and this process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो ये समझा गया कि पहले मिल्क को हीट किया जाता है अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, और फिर सडनली उसे ठंडा किया जाता है और फिर उसे पैकेट्स में स्टोर कर देती हैं। तो इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जाता है, मिल्क प्रिजर्व होता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है पेस्चराइजेशन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर। डन। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में होती हैं। क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स।
ठीक है, क्योंकि एयर टाइप पैकेट्स में वो माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते। ओके, डन, इजी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, वो यहाँ पर क्लियरली नहीं गिवन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना। समझ रहे हो? तो ये काम कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया करता है, जैसे राइसोबियम हो गया, ये आप देख सकते हो। राइसोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लेगुमिनियस प्लांट, जैसे पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, पीस हो गया, उनकी रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग से भी हो सकती है। ओके, सो दीज आर द टू वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये अच्छी तरह से समझ लो, ये लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अवर atmosphere has 78% nitrogen gas, and nitrogen is one of the essential constituent of all living organism as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamin। तो अब हम देखेंगे ये नाइट्रोजन साइकिल में क्या 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 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, यानी कि वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ओके, वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है फिर प्लांट्स उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले डायरेक्टली वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर ये देखो, नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो ये चीज़ों के लिए वो प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अब एनिमल्स विल ईट डेड प्लांट्स, है ना, तो एनिमल्स उस प्लांट पर फीड करेंगे और अब उनमें वो प्रोटीन्स और वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स चले गए हैं, अब वो प्लांट से एनिमल्स में चले गए हैं। जब एनिमल्स ने प्लांट को खाया तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स अब एनिमल्स में चले गए हैं। ठीक है, अब मान लो जो वो एनिमल्स है वो डाई हो गए, ओके, मर गए, तो अब वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब फिर से वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तो फिर से वो प्लांट्स उसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और वो नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो देखो ये साइकिल चल रहा है ना, कि पहले वो प्लांट्स के पास आई नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फिर वो एनिमल्स के पास चल गई, और फिर नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चले जाएगी और नाइट्रोजनियस जो कंपाउंड्स होंगे वो अगेन प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे। सो दिस इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 मिनट में इससे मैं फिर से समझा देती हूँ। ओके, तो क्या हो रहा है ये देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो 2 वे से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ये आप देखो, लाइटनिंग से भी और विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स ने ले लिए, ठीक है, यूटिलाइज कर लिया। अब उस प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया। और अब वो जब एनिमल डाई होगा तो वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, जो उसकी डेथ या फिर थ्रू एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया एंड फंगी। और फॉर वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स अगेन वो प्लांट्स ले लेंगे और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो
नाइट्रोजन गैस में भी गैसेस नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिलीज़ किया जाएगा इनटू एटमॉस्फेयर। और अगर हम ये लाइटनिंग से देखें तो लाइटनिंग से भी जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और वही प्रोसेस रिपीट होता है। सो दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, जाकर सब्सक्राइब करो। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।